जिस लड़की से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसे बचाने के लिए मैंने वही समय चुना जब वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। उसे धोखा देने का। हर किसी ने मुझे एक बेदिल कमीना कहा, मुझे कोसा, लेकिन मैं जरा भी नहीं दिगा और उसे छोड़ दिया। मैंने खुद को एक इंसानी सब्जेक्ट बनने के लिए चुन लिया। 30 साल बाद मेरा टेस्ट सब्जेक्ट वाला करियर खत्म हो गया। सबसे पहला काम जो मैंने किया वो उससे माफी मांगना नहीं था, बल्कि एक फ्यूनरल सर्विस सेंटर जाना था। क्योंकि 3 साल तक दवाइयों के ट्रायल के बाद मेरे अंदरूनी अंग बुरी तरह खत्म हो चुके थे। अब मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 1 महीना बचा है। मैं नहीं चाहता कि जब उसे उस धोखे की सच्चाई पता चले जो मैंने जानबूझकर रचा था, तो वह अपनी बाकी जिंदगी पछतावे और खुद को दोष देने में बिताए। इसलिए मुझे यह राज अपने साथ लेकर हमेशा के लिए उससे दूर जाना होगा। मिस्लिन, आपने जो फ्यूनरल पैकेज पहले बुक किया था, उसकी कुल कीमत 600,000 है। मैंने अपने हाथ में पकड़े बैंक कार्ड की तरफ देखा। मेरे पास सिर्फ 500 युवान है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अब एक सम्मानजनक तरीके से मरना भी मेरे लिए एक लग्जरी बन जाएगा। अभी मेरे पास सिर्फ 500 युवान है। क्या मैं बाकी पैसे कुछ दिनों में दे सकता हूँ? मिस्टर लिन, आपको बस 1 महीने के अंदर बाकी रकम जमा करनी होगी। 1 महीने में 60,000 युवान कमाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन शायद कोई तरीका मिल जाए। उस रात मैं जिंक सिटी के सबसे बड़े ज्वेलरी डाला की एंट्रेंस पर गया। क्योंकि मेरे पास कोई इनविटेशन नहीं था, इसलिए मुझे सिक्योरिटी ने दरवाजे पर ही रोक दिया। मैं पूरे 3 घंटे तक वहीं खड़ा इंतजार करता रहा। फिर अंदर के लोग बाहर निकलने लगे। लियू रुआ गानचेन के हाथ में हाथ डाले, बड़े ही शान से बाहर आई। उनके पास खड़े एक अमीर लड़के ने खुशामद करते हुए कहा, याच लरवान तुम्हारे लिए सच में बहुत अच्छी है। 8 मिलियन युआन की घड़ी उसने बिना सोचे खरीद ली। रुआ ने कहा, शादी जिंदगी में एक ही बार होती है, इसलिए वो ग्वानचेन को हर चीज सबसे बेहतरीन देना चाहती है। वाह, यह तो वादा हुआ कि वो तुम्हें कभी तलाक नहीं देगा। जब वह दोनों एक ब्लैक स्ट्रेच लिंकन में बैठने वाले थे, मैंने लियू रुआन को आवाज दी। लियुयान ने मेरी आवाज सुनी और मुड़कर देखा। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में कई भाव एक साथ उभरे और आखिर में वह गहरी हड्डियों तक ठंडी नफरत में बदल गए। मैं उसके पास गया और अपनी कलाई से सी शेल वाला ब्रेसलेट उतार लिया। लियू रुआन, मैं इस ब्रेसलेट के बदले तुमसे 6000 युआन लेना चाहता हूँ। यह ब्रेसलेट उस समय का था जब हम पहली बार डेटिंग शुरू कर रहे थे। जब हम बीच पर गए थे तो लियू रुआन ने खुद सीपियां चुनकर इसे मेरे लिए बनाया था। लिनबे, मुझ पर भरोसा करो। एक दिन तुम इसे मेरे साथ दुनिया की सबसे कीमती चीज के बदले बदलोगे। लियुआन ने झपट्टा मारकर वो ब्रेसलेट मेरे हाथ से छीन लिया। उसकी नजरें ऐसी थी जैसे वो मुझे जिंदा खा जाना चाहती हो। लिनबे, 3 साल हो गए। तुम मेरे पास सिर्फ पैसे मांगने आए हो। अगर नहीं तो रहने दो। वैसे भी मैंने तुमसे कुछ उम्मीद नहीं की थी। असल में मैं बस मरने से पहले उसे एक बार और देखना चाहता था और उसका चेहरा अपनी यादों में हमेशा के लिए बसाना चाहता था। यह कहकर मैंने ब्रेसलेट वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन लियू रुवान ने उसे सीधे जमीन पर फेंक दिया। क्या यही वो कमीना है जिसने उस समय रुवान को छोड़ दिया था? हाँ, मैंने सुना था। उस वक्त रूहान अपना बिजनेस शुरू कर रही थी और अचानक उसे हार्ट फेलियर हो गया। उसे जिंदा रहने के लिए हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी और जैसे ही इसे पता चला, इसने तुरंत उसे छोड़कर एक अमीर लड़की के साथ चिपक गया और उसका रखा हुआ आदमी बनकर विदेश चला गया। अब जरूर इसे बहुत पछतावा हो रहा होगा, तभी इतनी बेशर्मी से यहाँ आ गया। सच में बेशर्म है। अगर मैं रुआ होती तो मैं इसे जिंदा ही तड़पा तड़पा कर मार देती। हाँ, यह लड़का तो बहुत ही घमंडी है। जो कुछ उन्होंने कहा वो सच था, लेकिन उस सच के पीछे छुपा असली सच कोई नहीं जानता था। उस समय ल्यूवान को हार्ट फेलियर हो गया था और उसे तुरंत ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। मैंने अनगिनत मुश्किलों के बाद उसके लिए एक सही दिल ढूंढा। डोनर एक वेजिटेटिव स्टेट में था। उसका पिता एक ड्रग रिसर्च का पागल इंसान था। उसकी एक ही शर्त थी कि अगर मैं उसके बेटे का दिल चाहता हूँ, तो मुझे खुद उसकी नई दवा के लिए टेस्ट सब्जेक्ट बनना होगा। मुझे पता था कि ल्यू कभी भी मुझे टेस्ट सब्जेक्ट बनने नहीं देगी। इसलिए मैंने किसी से मदद ली और एक अफेयर का नाटक रचकर उसे छोड़ दिया। अचानक मेरे सीने में तेज दर्द उठा। मेरा चेहरा पीला पड़ गया। मैंने दांत भीने लिए ताकि करहा ना निकल जाए। फिर मैं नीचे झुक गया और टूटे हुए सी शेल ब्रेसलेट के टुकड़े एक एक करके उठाने लगा। उन्हें अपनी जेब में रखा और जाने के लिए तैयार हो गया। तभी एक अमीर औरत जो बेहद आलीशान कपड़ों में थी, मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसके हाथ में पैसों की गड्डी थी।
मैंने सुना है कि पहले तुम 10,000 युवान के लिए किसी के साथ भी सो जाते थे। यह लो 10,000। अब सबके सामने अपने कपड़े उतारो और दिखाओ कि तुम्हारा शरीर कितना बेशर्म है। जब मैं चुप खड़ा रहा तो किसी और ने 10,000 और निकालकर मेरी तरफ फेंक दिए। अगर पैसे कम लग रहे हैं तो और 10,000 जोड़ देते हैं। अब मेरे लिए कपड़े उतारो। मेरा चेहरा जलने लगा। शर्मिंदगी की मेरे अंदर उमड़ पड़ी। मैं वहां से जाना चाहता था, लेकिन भीड़ ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। रुआ, चलो यहाँ से। इस तरह का आदमी तुम्हारी एक नजर के भी लायक नहीं है। लू रुआ और गुआंचे कार में बैठने ही वाले थे कि अचानक किसी ने मेरे कपड़े फाड़ दिए। बेशर्म कमीना, यह नकली शरीफ बनने का नाटक किस लिए? इसे सबके सामने नंगा कर दो। मैं जमीन पर बैठ गया, खुद को कसकर पकड़ लिया, लेकिन मेरे कपड़े बेरहमी से फाड़ दिए गए और मेरे शरीर के बड़े हिस्से नजर आने लगे। मेरी नजर धुंधली होने लगी। तुम सब दफा हो जाओ। लू की गुस्से भरी आवाज ने भीड़ को तुरंत हटा दिया। इसके तुरंत बाद एक कोट जिसमें अभी भी हल्की गर्माहट थी मेरे ऊपर डाल दिया गया। लिनबे निंग बिंग के साथ रहने वाले तुम ही हो, है ना? तब तुम मुझे छोड़कर उसके साथ विदेश चले गए थे। क्या वो तुम्हें ऐसी जिंदगी देती है? वो मुझसे बोर हो गई और मुझे छोड़ दिया। लेकिन मैं शुरू से ही उसके पैसे के लिए उसके साथ था, तो मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। एक रात के 10,000 क्या सीईओ लियू ट्राई करना चाहेंगे? इतना सस्ता? क्या तुम पैसों के लिए इतने बेताब हो? उसने तुरंत अपने असिस्टेंट से 1,00,000 युआन मंगवाए और मेरी तरफ फेंक दिए। उन पैसों का तेज किनारा मेरे गाल को काट गया। पूरा महीने के लिए तो डिस्काउंट होना चाहिए, है ना? आज से तुम मेरे नौकर हो। इस एक महीने में मैं धीरे धीरे तुम्हारे साथ खेलूंगी। यह कहकर लूरवान गुआन चेन के साथ कार में बैठी और चली गई। मैं धीरे धीरे जमीन से 1,00,000 युआन उठाने लगा और खुद पर हंस पड़ा। मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है। सिर्फ एक दिन में मैंने अपनी कब्र के लिए काफी पैसे कमा लिए। उसके बाद मैं पैसे लेकर फ्यूनरल सेंटर वापस गया। पेमेंट करने के बाद मैं टैक्सी लेकर उस पते पर पहुंचा जो लूरुवान ने दिया था। जैसे ही मैं स्प्रिंग माउंटेन लेक डिस्ट्रिक्ट पहुंचा, एक बटलर ने मुझे नौकर की यूनिफॉर्म थमा दी। जल्दी बदल लो, लूरुवान ने कहा है। आज रात तुम उसके बेडरूम के बाहर पहरा दोगे। कपड़े बदलने के बाद मैं दूसरी मंजिल के बेडरूम के दरवाजे के पास गया। अभी मैं पास भी नहीं पहुंचा था कि अंदर से कराहने की आवाजें आने लगी। मेरा पूरा शरीर जड़ हो गया। वो आवाजें जैसे अदृश्य ब्लेड बनकर बार बार मेरे दिल को काट रही थी। मैं घबरा गया और भागना चाहता था, लेकिन तभी दरवाजा अचानक खुल गया। लूरवान नाइट गाउन में थी। उसकी गर्दन पर कई संदिग्ध निशान थे। उसकी तीखी नजरें सीधे मुझ पर टिक गई। दरवाजे के बाहर खड़े होकर दूसरों को ये सब करते सुनना कैसा लग रहा है? मुझे पता था लुआन ये सब मेरे उस पुराने अफेयर का बदला लेने के लिए कर रही है, लेकिन मैं अपनी कमजोरी दिखा नहीं सकता था। मिस्टर गई थोड़े जबरदस्ती वाले लग रहे थे, क्योंकि आपने इतना पैसा खर्च किया है तो मैं खुद उन्हें कुछ सिखाने को तैयार हूँ। सच में बेशर्म हो तुम। पैसों के लिए कुछ भी करोगे, है ना? बिल्कुल। पैसों के लिए कौन मुश्किल पैदा करेगा? तुम जैसे आदमी मुझे बेहद गंदे लगते हैं, लेकिन शायद कोई जानवर भी तुम्हें गंदा नहीं समझेगा। मैं अभी लुआन की बात का मतलब समझ ही नहीं पाया था कि उसने ठंडे स्वर में आदेश दिया, इसे पीछे के आंगन में ले जाओ और साइबर के साथ बंद कर दो। तुरंत दो नौकर आए और मुझे घसीटते हुए पीछे के आंगन में ले गए। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि साइबर एक खतरनाक तिब्बती मास्टिफ था। उसके बड़े बड़े दांत देखकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। बचपन में अनाथालय में मुझे कुत्ते ने काट लिया था। तब से मुझे कुत्तों से गहरा डर लगता है। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। मुझे जाने दो। मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। लिनबे, तुमने ही कहा था कि पैसे के लिए कुछ भी करोगे। अब डर क्यों रहे हो? मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन इतनी विकृत चीज के लिए और पैसे देने होंगे? तुमने जो पैसे दिए हैं वह अभी काफी नहीं है, और 100,000 जोड़ दो। इसे अंदर बंद कर दो। नौकरों ने मुझे जबरदस्ती पिंजरे में धक्का दिया और ताला लगा दिया। जब गुआनचे कपड़े बदल कर आया तो उसने बॉडीगार्ड्स को मुझे उठाकर ले जाते हुए देखा। वही लोग पागलों की तरह उनके साथ भाग रही थी। उसे यह तक एहसास नहीं हुआ कि उसने ग्वानचेन को धक्का देकर गिरा दिया। ग्वानचेन की नजरें मुझ पर टिकी थी। उनमें जलन और दुर्भावना साफ झलक रही थी। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो खुद को एक मुलायम बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। मेरी पिंडली के घाव पर पट्टी बंधी हुई थी। गुंचेन मेरे बिस्तर के पास खड़ा था। जैसे ही उसने देखा कि मैं जाग गया हूँ, उसने सख्त आवाज में पूछा, लिन बेई, तुम वापस क्यों आए? जब रूहान को हार्ट फेलियर हुआ था तुम उसे छोड़कर चले गए थे। उसे अकेला छोड़ दिया था ब्राइडल सूट में।
क्या तुम्हें पता है वह लगभग मर ही गई थी। जब मैं वहां पहुंचा तो वह अपने ही खून में लथपथ थी और फिर भी तुम्हारा नाम पुकार रही थी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि जैसे ही मैं उसे अस्पताल ले गया, डॉक्टर ने बताया कि उन्हें उसके लिए मैचिंग हार्ट मिल गया है। लेकिन अस्पताल से निकलने के बाद उसने सबसे पहले तुम्हें ढूंढा। वो कहती थी कि अब वो ठीक हो गई है ताकि तुम उससे नफरत ना करो और वह मेहनत करके तुम्हें सबसे अच्छी जिंदगी देगी। और तुम उसे छोड़कर अपनी मौज करने चले गए। क्या तुम्हें पता है उस समय एयरपोर्ट पर रुआ कितनी बुरी तरह रोई थी। मेरी आंखों के कोनों से आंसू बहने लगे। इन 3 सालों में मेरा दर्द भी लू रुआन से कम नहीं था। मैं एक लैब में बंद था, ना सूरज देख सकता था, ना बाहर जा सकता था। हर दिन बस अनगिनत दवाइयाँ और अंतहीन एक्सपेरिमेंट सहने पड़ते थे। मैं 30 साल तक रूहान के साथ रहा, तब जाकर वह मेरे दिल में आई। अब हम आखिरकार शादी करने वाले हैं और तुम पैसों के लिए उसे परेशान करने वापस आ गए। मैं कहना चाहता था कि मैं पैसों के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं मरने वाला हूँ, इसलिए आखिरी बार रुआ को देखना चाहता था। लेकिन आखिर में मैं एक शब्द भी नहीं कह पाया। उसके खत्म करते ही उसने मुझे बिस्तर से खींचकर नीचे गिरा दिया और फिर अपना सिर खुद ही दीवार पर दे मारा। ताजा खून उसके माथे से बहने लगा। लूरवान ने आवाज सुनी और जल्दी से कमरे में आई। उसने घबराते हुए ग्वानचैन को संभाला और पूछा, यानचैन तुम ठीक हो। रूहान, लिनबई ने मुझे धक्का दिया। मैं वहीं स्तब्ध रह गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ग्वानचैन मुझे फंसाने के लिए ऐसा तरीका अपनाएगा। जैसे ही मैं सफाई देने वाला था, लूरवान ने मुझे लात मार दी। अगर यान चैन को कुछ हुआ तो मैं तुमसे तुम्हारी जान लेकर इसकी कीमत वसूल करूंगी। यह कहकर वो गुंचैन को उठाकर अस्पताल की ओर भागी। मुझे नहीं पता कितना समय बीता। तभी बटलर कुछ लोगों के साथ कमरे में घुसा। उन्होंने मुझे ऐसे पकड़कर अस्पताल ले गए जैसे मैं कोई माफ ना किए जाने वाला अपराधी हूँ। अस्पताल में गुंचन के सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। वो पीले चेहरे के साथ बिस्तर पर लेटा था। लुआन की आंखों में उसके लिए दर्द भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा, वो दर्द गहरी नफरत में बदल गया। घुटनों पर बैठो और यानचैन से माफी मांगो। मुझे जबरदस्ती घुटनों के बल झुका दिया गया। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। इस वक्त मैंने संघर्ष करना छोड़ दिया था। मैंने बेजान आंखों से पूछा, अगर मैं माफी मांग लूं, तो क्या तुम मुझे जाने दोगी? मैं सच में बहुत थक गया हूँ। मेरा शरीर और मेरी आत्मा दोनों दर्द में है। मैं बस अब एक शांत जगह पर जाना चाहता हूँ और चुपचाप अपने अंत का इंतजार करना चाहता हूँ। मुझे जाने दो। यह शब्द सुनते ही लूरवान का दिल अनजाने में कस गया। उसने बेड साइड टेबल से पानी का गिलास उठाया और मेरे चेहरे पर फेंक दिया। तुम्हें मुझसे सौदा करने का कोई हक नहीं है। लिंडे, तुम मुझ पर कर्जदार हो और इस जिंदगी में तुम इसे चुका नहीं सकते। तुम सच में लोगों के लिए साथ निभाना मुश्किल बना देते हो। कपल्स का मिलना जुलना और अलग होना आम बात है। यह कैसे मेरे ऊपर तुम्हारा कर्ज बन गया? तुम्हारे पास दिल ही नहीं है। इसे पकड़ो और इससे यान चैन के सामने सिर झुकवाकर माफी मंगवाओ। तुरंत किसी ने मेरा सिर पकड़कर नीचे दबा दिया और फर्श पर पटक दिया। एक बार, 2 बार, 3 बार मेरा माथा सूज गया, लाल हो गया और खून बहने लगा। लेकिन वो लोग रुके नहीं। आखिर में गवान चैन ने ही कहा, रूहान, मैं अब ठीक हूँ, इसे जाने दो। इसने बुरी नीयत से तुम पर हाथ उठाया है। तुम्हें इस पर दया करने की जरूरत नहीं है। मैं इस पर दया नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को छोड़ दो। रूहान, 30 साल हो गए हैं। अब तुम्हें इसे जाने देना चाहिए। यान, ज्यादा मत सोचो। मैंने बहुत पहले ही इसे प्यार करना छोड़ दिया था। अब मैं बस इस बेदिल इंसान से बदला लेना चाहती थी। सच में, बिल्कुल। मैं वादा करती हूँ, हमारी शादी से पहले मैं इसे हमारी दुनिया से पूरी तरह गायब कर दूंगी। तभी ग्वान चैन ने अनमने ढंग से सिर हिलाया। लूरवान ने मेरे खून से सने माथे की तरफ देखा और आदेश दिया, किसी डॉक्टर को बुलाओ और इसकी पट्टी करवा दो। डॉक्टर ल्यू को खींच कर लाया गया। जैसे ही उसने मुझे जमीन पर देखा, वो हैरान रह गया। मिस्टर लिन, आप तुम इसे जानते हो? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। डॉक्टर ल्यू वही था जो उस समय हार्ट ट्रांसप्लांट की सच्चाई जानता था। उसने उस समय मुझे समझाया भी था। शाऊ वजी एक पागल फार्मास्यूटिकल इंसान है। उसने अपने ही बेटे को वेजिटेबल बना दिया है। अगर तुम उसकी लैब में टेस्ट सब्जेक्ट बनोगे तो यह अपनी जिंदगी के साथ सौदा करने जैसा होगा। लेकिन उस समय मेरा फैसला पक्का था। चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, मुझे लूरवान को बचाना ही था। अगर लूरवान उस समय की सच्चाई पूछ लेती तो सब कुछ छुपाना नामुमकिन हो जाता। इसलिए मैंने खुद ही पहले बोल दिया। उस समय मैं और मिस निंगबिंग बहुत ज्यादा खेल रहे थे और गलती से रात में अस्पताल पहुंच गए थे।
इमरजेंसी केस डॉक्टर लियो ने ही संभाला था। लिनबे, तुम सच में बेशर्म हो। इस पूरे कमरे को और इसमें मौजूद इस इंसान को अच्छी तरह डिसइंफेक्ट करो। यह आदेश देकर वो गुआन चैन को लेकर बाहर चली गई। मैंने डॉक्टर लियू की आस्तीन पकड़ ली और विनती की, डॉक्टर लियू प्लीज, उस समय की सच्चाई लूरवान को मत बताइए। तुमने उसे बचाने के लिए 30 साल तक लैब में खुद को बर्बाद किया। अब तुम मरने के कगार पर हो और फिर भी वह तुम्हें गलत समझ रही है। क्या यह सब तुम्हारे लिए सच में सही है? यह इसके लायक है। बहुत जल्दी कुछ नर्सें प्रोटेक्टिव कपड़ों में अंदर आई और उन्होंने पूरे कमरे में और मुझ पर डिसइंफेक्टेंट छिड़क दिया। उसकी तेज गंध से मेरी आंखों में पानी आ गया और सांस लेना मुश्किल हो गया। डॉक्टर लियू ने गहरी सांस लेकर आभरी। मुझे एक टिश्यू देने के बाद डॉक्टर लियू ने मेरे माथे के घाव को साफ किया और उस पर पट्टी बांधी। आने वाले दिनों में ब्लू रुआ ने मेरे साथ कोई अजीब हरकत नहीं की। उसने सच में मुझे सिर्फ एक नौकर की तरह ट्रीट किया और मुझे सताया। वो मुझसे पानी का टब लाने को कहती ताकि वह अपने पैर धो सके, फिर खुद ही उस टब को लात मारकर गिरा देती और मुझे घुटनों के बल बैठाकर फर्श साफ करने को कहती। जो खाना मैं मेहनत से बनाता उसे लूरवान कुत्ते के सामने फेंक देती। तुम जैसे गंदे इंसान के सामने तुम्हारे बनाए खाने के लायक तो सिर्फ जानवर ही हैं। वो ग्वानचेन को लग्जरी स्टोर्स में शॉपिंग के लिए ले जाती और एक डिजाइनर दुकान की सारी घड़ियां खरीदने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देती। फिर मुझे मजबूर करती कि मैं हर घड़ी को खुद उठाकर विला तक लेकर जाऊं। दिन रात दौड़ते दौड़ते मैं रास्ते में ही थक कर गिर पड़ा। जब मैं फिर से अस्पताल में जागा तो डॉक्टर ल्यू ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में मैंने अपने शरीर को जरूरत से ज्यादा थका दिया है। अब मेरा शरीर और सहन नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा मेरे पास सिर्फ एक हफ्ता बचा है। यह सुनकर मुझे बस राहत महसूस हुई। आखिरकार मुझे इस आधे मरे हुए शरीर को घसीटते हुए जीना नहीं पड़ेगा और लू के लिए दिल में दबे हुए जज्बात लेकर जीना भी खत्म हो जाएगा। बस मरने से पहले मुझे एक आखिरी काम करना है। तभी लूरवान का फोन आया। लिनबे, तुम बस एनीमिया की वजह से बेहोश हुए हो। कितने दिन अस्पताल में पड़े रहने का प्लान है? अभी के अभी रोमन एस्क ब्राइडल शॉप पहुंचो और यांचे के कपड़े बदलने में मदद करो। मैं बिस्तर से उठा और ब्राइडल शॉप की ओर चला गया। मेरा चेहरा बहुत ज्यादा पीला था, इसलिए मैंने खास तौर पर एक नर्स से कहा कि वह हल्का मेकअप कर दे ताकि यह छुप जाए। जब मैं वहां पहुंचा, लुआन और ग्वानचेन पहले ही अपनी वेडिंग ड्रेस और सूट पहनकर फिटिंग रूम से बाहर आ चुके थे। पूरी वेडिंग ड्रेस हल्के बैंगनी रंग की थी, जो लुआन की खूबसूरती को और निखार रही थी। पास खड़ी शॉप असिस्टेंट ने तारीफ करते हुए कहा, यह वेडिंग ड्रेस सच में बहुत खूबसूरत है। सुना है इसे से मिसलू ने खुद डिजाइन किया है। हाँ, और सुना है कि इस ड्रेस पर लगा लैवेंडर प्रोवेंस से बिल्कुल उसी तरह रेप्लिकेट किया गया है। मैं वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। मेरी आंखों के कोने अपने आप नम हो गए। ये वेडिंग ड्रेस मैंने लूरवान के लिए डिजाइन की थी और उसने सच में इससे बनवाया भी था। लेकिन इसे पहनकर शादी करने वाला इंसान अब मैं नहीं था। लूरवान बड़े ध्यान से ग्वानचे के बाल ठीक कर रही थी। फिर उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में जो नरमी थी वह तुरंत गायब हो गई। इतना गुलाबी चेहरा, और तुम कहते हो कि तुम्हें एनीमिया है जैसा सोचा था। तुमने डॉक्टर के साथ मिलकर बहाना बनाया है। तुमने सही पकड़ लिया। मैं तो बस इस मौके का फायदा उठाकर कुछ दिन आराम करना चाहता था। लिनबे, मैंने तुम्हें 1 महीने के लिए 1 लाख युवान देकर रखा है, यहाँ आराम करने के लिए नहीं। जाओ यानचेन के जूते लाओ। मैं आगे बढ़ा और शेल्फ से नुकीले लेदर शूज उठाकर गुनचैन के पैरों के पास रख दिए। गुआनचैन ने अपना पैर उठाया और जूते पहनते हुए उसने जानबूझकर मेरे हाथ के ऊपर जोर से पैर रख दिया। मैं दर्द से चिल्ला उठा। सॉरी, मेरी आंखें चकरा गई थी। मुझे नीचे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो तो बस एक नौकर है। जो हो गया सो हो गया। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। लूरुआ आगे बढ़ी और गुवान चैन का हाथ पकड़ लिया। गुवान चैन की आंखों में उसके लिए साफ प्यार झलक रहा था। वहीं यान यूनन भी समझदारी दिखाते हुए लू रुआन की ड्रेस ठीक करने में लग गई और मुझे साइड में धक्का देकर अलग कर दिया गया। इसके बाद मैं उदास चेहरे के साथ वहां से निकलने लगा, लेकिन मैंने कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। लूरवान मुझे खींच कर पास के एक लाउंज में ले गई और मुझे दीवार से लगाकर मेरा रास्ता रोक दिया। लिनबे, अगर तुमने उस समय धोखा नहीं दिया होता तो आज ये सब कुछ तुम्हारा होता। तुम्हें अब बहुत पछतावा हो रहा होगा, है ना? पछतावा? अगर मैंने टेस्टमेंट सब्जेक्ट बनने के लिए हामी नहीं भरी होती तो मुझे वो 3 साल अंधेरे में नहीं बिताने पड़ते।
और मैं आज मौत के करीब नहीं होता। लेकिन लू रुवान को अपने सामने जिंदा और सही सलामत देखकर मुझे लगता है कि यह सब इसके लायक था। नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं है। तुमने उस समय पैसे के लिए मुझे छोड़ा। अब जो मेरे पास पैसा और ताकत है, तो तुम्हें पछतावा क्यों नहीं हो रहा? कोई क्यों नहीं है। मैंने जो किया उसके लिए मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ। इस कार्ड में 40,000 बचे हैं। इसे वापस रख लो। आज से मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। लूरवान, हमारा रिश्ता खत्म हो गया। जब लूरवान ने कुछ नहीं कहा तो मैंने कार्ड उसके हाथ में थमा दिया और मुड़कर जाने लगा। मुझे डर था कि अगर मैं और रुका तो अपने दिल के जज्बात संभाल नहीं पाऊंगा। लेकिन जैसे ही मेरा हाथ दरवाजे के हैंडल तक पहुंचा, लूरवान पीछे से दौड़कर आई और उसने मेरी कमर पकड़कर मुझे दीवार से दबा दिया। लिनबेई, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी 30 साल पहले वाले भोली लूरवान हूँ? तुम सोचते हो कि जब चाहो तब यूं ही चले जाओगे। तुम मुझे ऐसे ही छोड़कर जाना चाहते हो। सपने में भी मत सोचना। तभी कमरे का दरवाजा अचानक जोर से खुला। गुवान चैन दरवाजे पर खड़ा था। दूल्हे के सूट में उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और वह हमें कमरे के अंदर देखकर स्तब्ध रह गया। मेरी खोई हुई समझदारी वापस आ गई। लूरवान, मुझे छोड़ो। मैंने ग्वानचेन की तरफ देखा। मेरी आंखों में अपराध बोध था। मैं ग्वान से कुछ कदम पीछे हटा, फिर मुड़ा और भाग गया और लूरवान तुरंत उसके पीछे भागी। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी ताकत खत्म हो गई हो और मैं दीवार के सहारे नीचे फर्श पर बैठ गया। मैंने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया, लेकिन फिर भी आंसू मेरी उंगलियों के बीच से बहते रहे। मुझे महसूस हो रहा था कि लूरवान अब भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन मैं उसे जवाब में प्यार नहीं दे सकता। मैं तो मरने वाला हूँ। हे भगवान, तुम मुझे और लूरवान को इस तरह क्यों सजा दे रहे हो? इसी बीच जैसे ही ग्वान चेन दुकान से बाहर भागा, एक कार तेज रफ्तार से उसकी तरफ आ रही थी। तेजी से रिएक्ट करते हुए लूरवान ने उसे पीछे खींच लिया। तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम्हें मुझे मरने देना चाहिए था, ताकि तुम बिना किसी अपराध बोध के लिन बेई के साथ रह सको। यानचेन, मेरी बात सुनो। मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा। यानचेन, मैं सच में तुमसे शादी करने वाली थी, लेकिन जिस पल लिनबेई फिर से मेरे सामने आया, मेरा दिल मेरे काबू में नहीं रहा। मैं उससे नफरत करती हूँ, लेकिन उससे और भी ज्यादा प्यार करती हूँ। अगर मैं अभी तुमसे शादी करूँ, तो यह तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। रूहान, मुझे किसी इंसाफ की जरूरत नहीं है। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लिन बेई तुम्हारे प्यार के बिल्कुल लायक नहीं है। जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उसने तुम्हें छोड़ दिया। मैं ही था जो हमेशा तुम्हारे साथ था। रुआ, तुम मुझे थोड़ा सा भी क्यों नहीं देख सकती? मैंने तुमसे 5 साल से प्यार किया है, लेकिन मैंने लिनबेई से 28 साल से प्यार किया है। जब मैं 7 साल की थी और अनाथालय में पहली बार उससे मिली, मैं रात को छुप कर रो रही थी। तब उसने मुझे एक टॉफी दी थी, बस एक टॉफी, और उसी दिन से उसकी छवि मेरे दिल में बस गई। भले ही उसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं भुलाया। यानचैन, मुझे माफ कर दो। मैं ही तुम्हारे लायक नहीं हूँ। रुआ, होश में आओ। लिनबे तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। वो सिर्फ तुम्हारे पैसों के पीछे है। अगर वो मेरे पैसों के पीछे भी है, तो भी मैं उसे स्वीकार करूंगी। फिर लू रुआ यानचिन को लेकर वापस ब्राइडल शॉप आ गई। जैसे ही वो मुझसे अपने दिल की बात कहने वाली थी, मैंने उससे पहले ही बोल दिया। मेरे और बिंग बिंग के बीच झगड़ा हो गया था, इसीलिए मैं तुम्हारे पास वापस आया था। अभी अभी बिंग का फोन आया। वो मुझसे सुलह करना चाहती है और उसने मेरे लिए अमेरिका वापस जाने का टिकट भी बुक कर दिया है। मैंने वापस जाने का फैसला कर लिया है। मैं तुम्हारी और मिस्टर ग की शादी में शामिल नहीं हो पाऊंगा। बस तुम्हें पहले ही शुभकामनाएं देता हूँ। तुम्हें एक अच्छा बेटा हो और तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल रहे। लिनबे, इन सब सालों में तुम्हारे दिल में मैं आखिर क्या थी? रुआ, क्या तुम्हें मुझसे यह बात इतनी साफ साफ सुननी ही है? तुम बस एक स्पेयर टायर थी। जब मेरा और बिंग बिंग का ब्रेकअप हुआ था, तुम्हें तुम्हारे पास वापस आकर तुम जैसे बड़े सहारे से जुड़ना चाहता था। अब जब बिंग बिंग वापस आ गई है, तो मुझे उसी को चुनना होगा जिसे मैं पसंद करता हूँ। वैसे रुआ बुरी नहीं है, बस थोड़ी ज्यादा कंजर्वेटिव है। मुझे तो बिंग बिंग जैसी लड़की पसंद है, वही मुझे संतुष्ट कर सकती है। लिनबे, तुम कितने बेशर्म हो। हाँ, मैं बेशर्म हूँ। यह बात तुम्हें 30 साल पहले ही समझ जानी चाहिए थी। यह कहकर मैं मुड़कर जाने लगा, लेकिन लुवान ने हाथ उठाकर मेरा रास्ता रोक लिया। लिनबे, वो ब्रेसलेट मुझे वापस दो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी दोबारा नहीं देखना चाहती। मैं वहीं रुक गया और वो ब्रेसलेट उतार लिया जिसे मैंने खुद ठीक किया था। लू ने उसे लिया और फिर से बेरहमी से कुचल दिया, जिससे उसे दोबारा ठीक करने की कोई उम्मीद नहीं बची।
मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अपने दिल के टूटने की आवाज सुनाई दे रही हो। अब क्या मैं जा सकता हूँ? मेरे पास भी तुम्हें लौटाने के लिए कुछ है। जब तुम उसे ले लोगे, उसके बाद तुम्हारा जीना या मरना मुझसे तो कोई लेना देना नहीं होगा। यही सुनने का मैं इंतजार कर रहा था। अब मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि मेरी मौत के बाद लूरवान हमेशा स्वस्थ, खुश और शांति से भरी जिंदगी जिए। यान तुम यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं अभी वापस आती हूँ। जब मैं वापस आऊंगी तो मेरे दिल में सिर्फ तुम रहोगे और मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगी, ठीक है? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। यह कहकर लूरवान मुझे जिंक सिटी की सबसे बड़ी कैंडी शॉप में ले गई। मुझे इस दुकान की सारी टॉफियां दे दो। मैम, क्या आप सच में सारी कह रही हैं? हाँ, सारी। जल्द ही स्टोर रूम से एक एक करके टॉफियों के बैग बाहर लाए गए और हमारे सामने रख दिए गए। लिनबे, तुमने मुझे एक बार एक टॉफी दी थी और उसी ने मेरा प्यार तुमसे जोड़ दिया था। अब मैं उसे 1000 गुना वापस कर रही हूँ ताकि अपने प्यार को खत्म कर सकूं। ठीक है लूरवान, आज के बाद हम एक दूसरे के किसी कर्ज में नहीं हैं। हाँ, अब हम एक दूसरे के कुछ भी कर्जदार नहीं हैं। लूरवान ने मुझे एक बार भी नहीं देखा और बिना झिझक के मुड़कर चली गई। जब तक उसकी परछाई भी भीड़ में गायब नहीं हो गई, मैं वहीं खड़ा उसे देखता रहा। फिर मैंने जमीन पर पड़ी टॉफियां उठाई, एक एक करके अपने मुंह में डालने लगा। इतना खा लिया कि मुझे उल्टी हो गई। मैं जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। अपने सारे गुस्से, दर्द और दबे हुए प्यार को अपने आंसुओं के साथ बाहर निकाल दिया। आखिर में मैंने स्टाफ से कहा कि यह सारी टॉफियां पैक करके जिंक सिटी के अनाथालय के बच्चों को दे दी जाए। अगले दिन मैंने प्लेन का टिकट लिया और उस जगह के लिए रवाना हुआ जहां मैंने पहले ही अपनी अंतिम व्यवस्था कर रखी थी। वह जगह थी प्रोवेंस। मैंने अपनी अंतिम क्रिया के लिए दाह संस्कार चुना था ताकि मेरी मौत के बाद मेरी राख को प्रोवेंस के लेवेंडर के खेतों में बिखेर दिया जाए। और जैसे ही मैं प्लेन में चढ़ने वाला था, बड़ी स्क्रीन पर एक कार एक्सीडेंट की खबर चल रही थी। मैंने तुरंत उस कार को पहचान लिया जो पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो लू की थी। मेरा दिमाग एकदम सुन्न हो गया और मैं तुरंत अस्पताल की ओर भागा। रास्ते में मैं बार बार लुआन को फोन करता रहा, लेकिन किसी ने भी कॉल नहीं उठाया। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि लूरान सुरक्षित रहे। इसके बदले मैं अपनी हर चीज देने को तैयार था। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ल्यू गुनचेन से गंभीर चेहरे के साथ बात कर रहे थे। इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बाद मरीज अब खतरे से बाहर है, लेकिन उसकी आंखों पर चोट लगी है और उसकी कॉर्निया बुरी तरह डैमेज हो चुकी है। जब वह होश में आएगी तो वह अंधी हो जाएगी। डॉक्टर, आपको उसे ठीक करना ही होगा। उसकी आंखें उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह अंधी नहीं हो सकती। उसे ठीक करने के लिए कॉर्निया ट्रांसप्लांट जरूरी है। लेकिन फिलहाल अस्पताल में कोई डोनर नहीं है। मैं डोनेट करूंगा। मैं अपनी कॉर्निया देने को तैयार हूँ। कृपया तुरंत सर्जरी शुरू करें। मिस्टर लिन, जिंदा इंसान से कॉर्निया नहीं ली जा सकती। आप यह बात जानते हैं। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर मैं उसे दोबारा रोशनी नहीं दे पाया, भले ही आप मरने वाले हो, लेकिन अस्पताल में ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिंदा इंसान से कॉर्निया ली जाए। ये कानून और नैतिकता दोनों के खिलाफ है। अगर आपको इंतजार करना है कि मैं अपनी आंखें बंद करूं, तो मैं अभी आपके सामने ही उन्हें हमेशा के लिए बंद कर देता हूं। आखिरकार काफी बहस के बाद मैंने एक जिम्मेदारी पत्र पर साइन किया और अस्पताल सर्जरी के लिए तैयार हुआ। यह देखकर मैंने राहत की सांस ली। मैंने गुवान चेन की तरफ देखा और कहा, कृपया लूरवान को मत बताना कि उसकी कॉर्निया मैंने दी है। आखिर ये सब क्या है? तुम मरने वाले क्यों हो? क्या तुमने सच में उस समय पैसे के लिए रूहान को धोखा दिया था? मिस्टर गु, अब से कृपया लूरवान का ख्याल रखना। यह कहकर मैं बिना पीछे देखे ऑपरेशन थिएटर में चला गया। ऑपरेशन थिएटर में मैं और लूरवान पास पास 2 बेड पर लेटे थे। मैंने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ा। हमारी उंगलियां एक दूसरे में उलझ गई और मैंने वह नाम पुकारा जो हमेशा अपने दिल में छुपा कर रखा था। डार्लिंग, मैं बहुत खुश हूँ कि मरने से पहले मैं तुम्हारे लिए यह आखिरी काम कर पा रहा हूँ। डार्लिंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जैसे जैसे एनेस्थीसिया मेरे शरीर में फैलता गया, मेरी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और आखिर में मेरी उंगलियां ढीली पड़ गई। लूरवान को ऐसा लगा जैसे वह एक लंबा सपना देख रही हो। उस सपने में हमारी पहली मुलाकात थी। अनाथालय में पहली बार हाथ पकड़ना, पहली बार किस करना, फिर मेरा धोखा, मेरा अफेयर, और फिर वह पल कैंडी शॉप वाला जब हम एक दूसरे के किसी कर्ज में नबी रहे। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जरी सफल रही है। डोनर लिन बेई अब नहीं रहे। कुछ ही देर बाद मेरे शरीर को सफेद चादर से ढक दिया गया और ऑपरेशन थिएटर से बाहर ले जाया गया।
गुंचैन घबराकर दौड़ा और पूछा वो कैसा है। सर्जरी के दौरान मिस्टर लिन को हार्ट फेलियर के कारण शॉक लगा और उनकी मौत हो गई। गुंचेन पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसे अपने सामने की सच्चाई पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे अभी अभी पता चला था कि मेरा धोखा शायद किसी राज से जुड़ा था और अब मैं उसके सामने ही मर चुका था। तभी फ्यूनरल होम के कुछ कर्मचारी आए। उनके हाथ में वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी जिस पर मैंने जिंदा रहते हुए साइन किया था। उन्होंने डॉक्टर से कहा, 10 दिन पहले मिस्टर लिन ने अपनी अंतिम क्रिया की व्यवस्था कर ली थी। कृपया उनका शरीर हमें सौंप दीजिए। क्या तुम कह रहे हो कि 10 दिन पहले ही लिनबेई ने अपनी अंतिम क्रिया तय कर ली थी? जी हाँ। अब हम समझौते के अनुसार उनके शरीर का अंतिम संस्कार करेंगे और उनका फ्यूनरल आयोजित करेंगे। ये कहकर वह मेरे शरीर को ले गए। गुंचैन उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन उसी समय दूसरी तरफ लूरवान को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया जा रहा था। उसके पास और कुछ सोचने का समय नहीं था और वह उसके साथ आईसीयू चला गया। 2 घंटे बाद लूरवान एनेस्थीसिया से जागी। उसने देखा ग्वानचेन उसके पास बैठा है, लेकिन उसके दिल में छुपी निराशा साफ छलक रही थी, क्योंकि उसके सपनों में मैं था, लेकिन आँख खुलते ही उसके सामने मैं नहीं था। लुआन, अब तुम्हें होश में आ जाना चाहिए। वो निर्दयी इंसान शायद अब तक अमेरिका जाने वाली फ्लाइट में बैठ चुका होगा और बिंग बिंग के साथ वापस मिल गया होगा। रुआ, तुम जाग गई। यानचन तुम्हें चिंता में डाल दिया। रुआ, बस तुम ठीक हो यही काफी है। तभी डॉक्टर राउंड पर आया और उसने लू रुआ की जांच की। दृष्टि सामान्य है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट के बाद कोई रिएक्शन नहीं है। क्या डॉक्टर, आपने कहा कि मेरा कॉर्निया ट्रांसप्लांट हुआ है? उसे याद आया कि ऑपरेशन के दौरान उसने किसी को कुछ कहते हुए सुना था। उसने सोचा था कि वह सपना था, लेकिन शायद वो सच था। हाँ, कार एक्सीडेंट की वजह से आपकी आंखों को चोट लगी थी और आपकी कॉर्निया बुरी तरह फट गई थी। अगर ट्रांसप्लांट नहीं होता तो आप अंधी हो जाती। किसने किसने मुझे अपनी कॉर्निया दी? गोपनीयता के नियमों के अनुसार हम डोनर की जानकारी नहीं दे सकते। रूहान, अब तुम क्या करोगी? अगर वह नहीं बताएंगे तो मैं खुद पता लगाऊंगी। मुझे पता है वह कौन था। वो एक औरत थी जिसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। अस्पताल अपने नियमों की वजह से डोनर की जानकारी नहीं बता सकता, लेकिन मैंने उसे ऑपरेशन के दौरान खुद देखा था। मैंने अपने असिस्टेंट से कहा कि उसके परिवार को मुआवजे के तौर पर कुछ पैसे दे दे। यान, तुम्हें पता है, अभी ऑपरेशन थिएटर में मैंने एक बहुत लंबा सपना देखा। उस सपने में हर जगह लिनबेई ही था। मैंने तो यह भी सपना देखा कि उसने खुद मुझे अपनी आंखें दे दी। कितना बेवकूफी भरा है ना? रुआ, लिनबेई को भूल जाओ। अपनी पुरानी यादों को एक खूबसूरत लेकिन बहुत दर्दनाक सपना समझो। अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। लिनबे, आज के बाद मैं तुम्हें अपनी यादों से पूरी तरह मिटा दूंगी। 1 हफ्ते बाद लू रुआ अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई। उसने गुआन चैन के साथ अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। शादी की खबर इंटरनेट पर हर जगह फैल गई। लेकिन जैसे जैसे शादी का दिन पास आ रहा था, रूहान का दिल और भारी होता जा रहा था। कई बार उसके मन में यह ख्याल आया कि वह शादी से भाग जाए और मुझे अमेरिका जाकर ढूंढे, लेकिन हर बार वह इस ख्याल को जबरदस्ती दबा देती। वो खुद से कहती, मेरी जान याचन चैन ने बचाई थी और मेरे सबसे अंधेरे वक्त में वही मेरे साथ था। मैं उसके साथ गलत नहीं कर सकती। धीरे धीरे लुरवान ने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया। तभी वह अपने दर्द को महसूस नहीं करती थी। एक बार नशे में उसने ग्वान चैन को गले लगाया और दर्द में रोने लगी। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, फिर तुम मेरे साथ इतने बेरहम क्यों हो? मैं तुम्हें उस समय मुझे छोड़ने के लिए माफ कर सकती हूँ। मैं अमेरिका में तुम्हारे और बिंग बिंग के बीच जो हुआ उसे भी नजरअंदाज कर सकती हूँ। लिंबे, मेरे पास वापस आ जाओ। मैंने वो वेडिंग ड्रेस बनवा ली है जो तुमने डिजाइन की थी। तुमने उसे उस दिन देखा था, है ना? क्या वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी तुमने बताई थी जब मैं उसे डिजाइन कर रही थी? मैंने अनगिनत बार सोचा था कि मैं उसे पहनकर तुमसे शादी कर रही हूँ। लिनबे, अब मेरे पास पैसा है। मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे कर सकती हूँ। फिर भी तुमने बिंग बिंग को क्यों चुना? मुझे क्यों नहीं? क्यों? क्यों? नशे में डूबी लूरवान ग्वानचैन का हाथ पकड़कर लगातार उससे जवाब मांग रही थी। उस पल ग्वानचैन का दिल भी शांत नहीं था। वह हमेशा जानता था कि लूरवान मुझसे बहुत गहरा प्यार करती है। भले ही दिन में वह इसे छुपा लेती थी, लेकिन उसके दिल में उसने मुझे एक पल के लिए भी नहीं भुलाया था। उसे घर छोड़ने के बाद ग्वानचेन विला से बाहर निकला। उसने अंधेरे आसमान की तरफ देखा और कहा, कहते हैं, इंसान मरने के बाद आसमान का तारा बन जाता है। लिनबे, क्या तुम भी अब एक तारा बन गए हो? पहले वो मुझे एक निकम्मा, लालची और क्रूर इंसान समझता था,
लेकिन कॉर्निया डोनेशन की घटना के बाद उसे महसूस होने लगा कि शायद उन्होंने मुझे गलत समझा था। शायद इसके पीछे कोई अनजाना सच छुपा था। लेकिन अब उसे लगा कि सच्चाई जानने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मर चुका था। मरे हुए इंसान को वापस नहीं लाया जा सकता, और उनके लिए सच्चाई शायद सिर्फ एक और बोझ बन जाती। ग्वान चैन ने अपने दिल में एक फैसला किया। वो शादी को आखिरी सीमा मानेगा। अगर लूरवान सच में उसके साथ शादी के मंडप तक चलती है, तो वह पूरी जिंदगी उसे प्यार करेगा और उसे खुश रखेगा। लेकिन अगर वह शादी नहीं कर पाते, तो इसका मतलब होगा कि उनका रिश्ता सिर्फ किस्मत तक सीमित था, और वह लुआन को मेरे कॉर्निया डोनेशन की सच्चाई बता देगा। शादी से 3 दिन पहले लू और गु दोनों परिवारों के रिश्तेदार इकट्ठा हुए ताकि शादी की तैयारियां की जा सके। लू रुआन के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसे अनाथालय भेज दिया गया था, इसलिए उसके ज्यादा रिश्तेदार नहीं थे। लेकिन गु परिवार बहुत बड़ा था और कई रिश्तेदार विदेश से भी आए थे। गुआंचन का कजिन खास तौर पर अमेरिका से लौटा और अपनी गर्लफ्रेंड को भी साथ लाया। भाई भाभी, यह मेरी गर्लफ्रेंड है बाइनिंग बिंग। यह सुनते ही माहौल एकदम शांत हो गया। लूरवान की नजरें सीधे बिंग बिंग पर टिक गई। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो फिर लिनबे का क्या? बिंग बिंग ने भी लूरवान को पहचान लिया और मन ही मन सोचा कि दुनिया कितनी छोटी है। उस समय उसने ही मेरे साथ मिलकर अफेयर का नाटक किया था, और आज वो लूरवान की भाभी बनने वाली थी। लिनबेई, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। हम दोनों का बहुत पहले ब्रेकअप हो चुका है। गुही मेरा सच्चा प्यार है। अभी अभी तो तुमने लिनबेई को बहलाकर अमेरिका भेजा, और अब कह रही हो कि यह तुम्हारा सच्चा प्यार है। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुम दो दो लोगों के साथ खेलने वाली औरत, बकवास मत करो। मेरे और गू के बीच सच्चा प्यार है। मैंने कब किसी के साथ धोखा किया? तुम बार बार कह रही हो कि तुम्हारा प्यार सच्चा है, तो फिर लिनबे का क्या? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी, तो तुम उसे मुझसे दूर क्यों ले गई? उसे विदेश क्यों ले गई? क्या सच में तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया था? गु, तुम्हारे लिए मेरा दिल सच्चा है। क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर शक है? तो फिर वो क्या कह रहा है? उस समय जो कुछ हुआ था वो सिर्फ एक नाटक था जो लिनबे ने मुझसे करवाया था। क्या? उस समय लिनबे तुमसे कुछ समय के लिए दूर जाना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि तुम उसे छोड़ोगी नहीं। इसलिए उसने मुझसे कहा कि मैं उसके साथ मिलकर अफेयर का नाटक करूं, ताकि वह तुमसे दूर जा सके। उस समय मेरे और उसके बीच कुछ भी नहीं हुआ था। और जहाँ तक तुम ये कह रहे हो कि मैं उसे अमेरिका ले गई, वो भी सिर्फ एक बहाना था तुमसे दूर जाने के लिए। मैं और बिंग बिंग 30 साल से अमेरिका में थे, लेकिन मैंने कभी उसके पास किसी और आदमी को नहीं देखा। तो तुम्हारा मतलब है कि उस समय लिनबे का तुम्हारे साथ अफेयर सब नकली था, और उसका तुम्हारे साथ अमेरिका जाना भी नकली था। हाँ, सब कुछ नकली था। शुरू से लेकर आखिर तक यह सब एक नाटक था जो लिनबे ने मुझे से करवाया था। बिंग बिंग के यह कहने के बाद लूरवान तुरंत मुड़ी और बाहर चली गई। तो उस दिन जब लिनबेई ने कहा था कि उसने बिंग बिंग से सुलह कर ली है और अमेरिका वापस जा रहा है, वो भी झूठ था। तो फिर इन 3 सालों में वो आखिर गया कहाँ था? उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? अब लूरुआ के दिमाग में सवाल ही सवाल थे, और उनका जवाब सिर्फ मुझे ढूंढ कर ही मिल सकता था। लेकिन जैसे ही वह होटल से बाहर निकली, गुआंचन उसके पीछे आ गया। रूहान, क्या तुम लिनबेई को ढूंढने जा रही हो? याचन, मैं बस उससे उस समय की सच्चाई जानना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि उसने मुझसे झूठ क्यों बोला, और अगर तुम्हें सच्चाई मिल गई, तो क्या तुम फिर भी मुझसे शादी करोगी? मैं याचन, मैं अभी कुछ नहीं सोच पा रही। मैं बस जल्द से जल्द लिनबेई को ढूंढना चाहती हूँ। मुझे लगता है मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया। याचन, मुझे माफ कर दो। बाद में मैं खुद तुम्हारे घर आकर तुम्हारे माता पिता से माफी मांगूंगी। तुरंत लिनबेई का पता लगाओ, चाहे कुछ भी करना पड़े। जितनी जल्दी हो सके मुझे उसकी लोकेशन भेजो। रूहान, अब उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है लिनबेई कहाँ है। कहाँ? लिनबेई कहाँ है? वो मर चुका है। लिनबेई मर चुका है। यान जैन, गलती मेरी थी। मैंने ही तुम्हारे साथ गलत किया। तुम लिनबेई को क्यों कोस रहे हो? मैं लिनबेई को कोस नहीं रहा हूँ। लिनबेई सच में उस दिन तुम्हारी कार दुर्घटना के दिन ही मर चुका था। उसके कॉर्निया वही उसने दान किए थे। असंभव, असंभव। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। लिनबेई कभी नहीं मरेगा। लेकिन उस दिन ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर के शब्द बार बार लुआन के दिमाग में गूंज रहे थे। कॉर्निया ट्रांसप्लांट सफल रहा। डोनर लिनबे अब इस दुनिया में ना नहीं रहे। कॉर्निया ट्रांसप्लांट सफल रहा। डोनर लिनबे अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो उस दिन जो हुआ वो सच था। यह कोई भ्रम या सपना नहीं था। यह मैं ही थी जिसने लिनबे को नुकसान पहुंचाया। यह मैं ही थी जिसने लिनबे को गुआचेन तुरंत
एओविस विस को कॉल करके लू को अस्पताल ले गया। आपातकालीन उपचार के बाद लू रुआन की जान खतरे में नहीं रही, लेकिन वो अस्पताल के बिस्तर पर ऐसे पड़ी थी जैसे उसकी आत्मा पूरी तरह खो गई हो, पूरी तरह निर्जीव। रुआ, तुम्हें संभलना होगा। तुम लिनबे की मौत का कारण नहीं बनी, वैसे भी उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। उस दिन लिम्बई अस्पताल दौड़ा यह कहते हुए कि वह तुम्हें अपने कॉर्निया दान करना चाहता है। शुरुआत में डॉक्टर लू ने मना कर दिया, क्योंकि जीवित व्यक्ति से ऐसा दान नहीं लिया जा सकता। लेकिन लिनबेई ने कहा कि वह मरने वाला है। अगर केवल मृत व्यक्ति दान दे सकता है, तो मैं अभी मर जाऊंगा। इसके बाद अस्पताल ने उसे जिम्मेदारी अस्वीकरण पत्र पर हस्ताक्षर करवाए और तभी तुम्हारे लिए दान की सर्जरी के लिए सहमति दी। ऑपरेशन के दौरान हार्ट फेलियर के कारण शॉक से उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही वह मर गया, श्मशान घर के लोग उसके शरीर को लेने आए। उन्होंने कहा कि 10 दिन पहले, यानी जिस दिन तुम दोनों मिले थे, उसने पहले ही अपनी अंतिम विदाई की व्यवस्था कर ली थी। तो रूहान, तुम लिम्बे की मौत का कारण नहीं बनी। यह सुनकर लू रुआन पूरी तरह स्तब्ध रह गई। 30 साल पहले की मेरी अफेयर से लेकर 30 साल बाद की पुनर्मिलन तक सभी चीजें उसके दिमाग में एक एक करके घूम गई। उसने हमेशा महसूस किया कि उत्तर उसके सामने है, लेकिन वो उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी। आखिरकार उसने मुख्य व्यक्ति को पकड़ लिया। डॉक्टर लुलू रुआन ने अस्पताल के बिस्तर से खुद को उठाया। डॉक्टर लू, यहाँ लाओ। बहुत जल्दी डॉक्टर लुलू रुआन के सामने लाए गए। मिस लू, आपने मुझे क्यों बुलाया? मैं लिनबेई के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। मुझे मिस्टर लिन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। डॉक्टर लू, आप समझदार आदमी हैं। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहती। साय मिस लू, कभी कभी अतीत पर इतना जिद करना ठीक नहीं होता। कभी कभी थोड़ी अज्ञानता ही बेहतर होती है। अगर मैं जिद करती रहूं तो ठीक है। तो लिनबेई तुमसे बहुत प्यार करता था। उसका प्यार तुम्हें जानने योग्य है। उसे हमेशा जमीन के नीचे दफन नहीं किया जाना चाहिए। मिसलू, 3 साल पहले जब तुम्हें अचानक हार्ट फेलियर हुआ, तब तुम्हें जिंदा रखने के लिए दिल दान करने वाला लड़का एक वेजिटेटिव स्टेट में था। क्या तुम जानती हो कि उसका पिता कौन था? मुझे याद है, उसके पिता एक ड्रग रिसर्च लैब के निदेशक थे। क्योंकि मुझे उनके बेटे का दिल मिला, मैं इस दुनिया में फिर से जी सकी। जब मैंने अपना व्यवसाय सफलतापूर्वक शुरू किया, मैं हर साल उस लैब को बड़ी रकम दान करती थी, उनके शोध प्रयोगों का समर्थन करने के लिए। शाओजी फार्माकोलॉजी का पागल था। उसकी माँ एएलएस से मर गई थी, इसलिए उसका जीवन भर का सपना था कि वह इस बीमारी का इलाज खोज सके। जब उसने पहली बार लैब स्थापित की, फंड और कर्मचारियों की कमी के कारण उसने अपने बेटे को ड्रग प्रयोगों के लिए इस्तेमाल किया, जिससे उसका बेटा वेजिटेटिव स्टेट में चला गया। 30 साल पहले तुम्हें जीवन रक्षक ट्रांसप्लांट के लिए उसके बेटे का दिल चाहिए था। उसने इस बात को पकड़ लिया और मिस्टर लिन से एक शर्त रखी। कौन सी शर्त? उसने मिस्टर लिन से कहा कि वह खुद को 3 साल तक उसके प्रयोगों के लिए स्वयं सेवक बनाए। वे अज्ञात ड्रग्स जो लंबे समय से मिस्टर लिन के शरीर को नुकसान पहुंचा चुके थे। उसका पूरा शरीर टूट चुका था और अंग विफलता का शिकार हो चुका था। तब जाकर श्याओजी ने उसे लैब से मुक्त किया। लिन बेई, मेरा प्यार, उसने मेरे लिए इतना किया, इतना दर्द सहा। लेकिन मैंने क्या किया? मैं उससे गुस्सा हुई। मैंने उससे झुकने पर मजबूर किया, अनंतहीन अपमान और यातना दी। लू रुआन अब खुद को पछताना चाहती थी, लेकिन उससे पहले उसने मुझसे बदला लेना था। शाओजी, तब इसकी कीमत चुकाओगे। इसी बीच जब शाओजी को लू कॉरपोरेशन से आमंत्रण मिला, उसने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट बैठक स्थल पर लाया। लेकिन बैठक का स्थान इस बार लू कॉरपोरेशन नहीं, बल्कि लू रुआन के घर पर तय किया गया था और वह अकेला आमंत्रित था। लेकिन इस समय शियाओजी अपनी अपार खुशी में अंधा हो गया था और उसने इस संदिग्ध तथ्य को जल्दी ही अनदेखा कर दिया। लुआन ने खुद शियाओ जी का स्वागत किया, जिससे शियाओ जी को सम्मान और असहजता दोनों महसूस हुए। डायरेक्टर शियाओ, इतना औपचारिक मत होइए, कृपया आराम से रहें। आप सच में बहुत उदार और धर्मात्मा हैं। इस समय हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट को दान देने के लिए धन्यवाद। इसे आपके सम्मान में बीते हैं। उदारता की बात करें, अगर उस समय डायरेक्टर जाओ इतनी उदार ना होते और अपने बेटे का दिल मुझे दान ना करते, तो आज की मैं कैसे होती? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक डॉक्टर का कर्तव्य ही परोपकार करना है। मैं शियाओ भी चिकित्सा क्षेत्र से हूँ। जरूर मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकता। कितने अच्छे और परोपकारी डॉक्टर हैं।
मैं डायरेक्टर जाओ से पूछना चाहती हूँ, क्या एक स्वस्थ व्यक्ति को ड्रग प्रयोगों के लिए इस्तेमाल करना आपकी परोपकारिता है? मिस लू, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। मुझे लगता है आज हम इस कॉन्ट्रैक्ट पर चर्चा नहीं कर सकते। मैं अब जा रहा हूँ। जैसे ही वह दरवाजे की ओर गया, उसने देखा कि दरवाजा पूरी तरह बंद था। साथ ही उसके अंगों में शक्ति जैसे खत्म हो गई। वह स्थिर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लू रुआ धीरे धीरे खड़ी हुई हाथ में एक तेज कैलपेन लिए और शियाओ जी की ओर चली। मिस लू, चलिए शांतिपूर्वक बात करते हैं। क्या कोई गलतफहमी है? गलतफहमी शियाओ जी, जब आपने अपने बेटे को मेरा दिलदान करने की अनुमति दी थी, तब क्या शर्त थी? क्या आपको याद है? वो आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट में 3 साल तक प्रयोगों के लिए रखा गया और अब आप इसे गलतफहमी कह रहे हैं। मुझे माफ कर दो। उसने शुरुआत में स्वयं ही स्वयंसेवक बनने की सहमति दी थी। मैंने उसे कभी मजबूर नहीं किया। वह स्वयंसेवक था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी। मैं मरना पसंद करती बजाय इसके कि वो इस तरह मुझे बचाए। मिस लू, मुझे माफ करें। मुझे माफ करें, माफ। लेकिन क्या आपने लिनबेई को माफ किया? आपने एक स्वस्थ आदमी को लिया और उसे तब तक यातनाएं दी जब तक उसका शरीर टूट गया और वह मर गया। आज मैं उसका बदला लूंगी। आहा, तुम गद्दार! रूहान, जल्दबाजी मत करो। कानून शियाओ ऊजी से निपटेगा। अगर तुम अब उसे मारोगी तो तुम हत्यारा बन जाओगी। तुम बिल्कुल भी कुछ मूर्खतापूर्ण नहीं कर सकती। ये तुम मुझे मूर्खतापूर्ण बताओ। लिनबे मेरे लिए टेस्ट सब्जेक्ट बना पर मुझे बताने की हिम्मत नहीं हुई। वो चाहता था कि मैं उसे गलत समझूं और उससे नफरत करूं। तुम बताओ, क्या यह मूर्खता नहीं है? वो मरने के कगार पर था। फिर भी उसने अपने कॉर्निया मुझे दान किए और अंतः ऑपरेशन थिएटर में मर गया। तुम बताओ, क्या यह मूर्खता नहीं है? वो स्पष्ट रूप से मुझसे इतना प्यार करता था। सब कुछ मेरे लिए बलिदान कर दिया। फिर भी मुझे पता तक नहीं था कि वह मर चुका है और उसने किसी और के साथ शाही शादी की तैयारी की। तुम बताओ, क्या यह मूर्खता नहीं है? वो मेरे लिए कितनी बार मूर्ख रहा। तो अगर मैं उसके लिए एक बार मूर्ख हूँ तो क्या हुआ? लिनबेई ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया ताकि तुम ठीक रह सको। उसकी उम्मीदों को मत धोखा दो। मैं केवल तभी जीना चाहती हूँ जब वो जिए। क्या तुम मरने के बाद नरक में जाना चाहती हो और लिनबेई से हमेशा के लिए अलग रहना चाहती हो? क्या वास्तव में परलोक है? हाँ, निश्चित रूप से है। इसके अलावा लिनबेई जैसे दयालु व्यक्ति के लिए स्वर्ग निश्चित है। अगर तुम्हारे हाथों पर खून होगा तो तुम उसे कैसे ढूंढोगी? शियाओ जी ने लिनबेई को इतनी बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। उसे मौत से भी बदतर जीवन जीना चाहिए। इतना आसानी से नहीं मरना चाहिए। इसे अस्पताल ले जाओ, बस उसे जिंदा रखो। लिनबेई ने 30 साल की यातना सहन की। मैं चाहती हूँ कि शियाओ जी इसका 1 लाख गुना बदला भरे। इसके बाद लूरवान ने लोगों का नेतृत्व किया और शियाओ जी के ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट को तोड़ दिया। वीडियो फुटेज में उसने खुद देखा कि मैं पिछले 30 साल यहाँ किस तरह जी रहा था। पहले दिन जब मैं अंदर आया, मैं अभी भी उस मुस्कुराते हुए युवक जैसा था जिसकी यादें उसके पास थी। लेकिन यहाँ के रिसर्च स्टाफ ने मुझे कभी इंसान नहीं माना। वे केवल मुझे एक प्रयोग नमूने के रूप में देखते थे। वे लगातार मेरा रक्त लेते, ड्रग्स देते, दिन रात परीक्षण करते, डाटा उपलब्ध कराने के लिए मुझे प्रयोग में रखते। कोई भी मेरे दर्द की परवाह नहीं करता था। जैसे जैसे दवाओं ने मेरा शरीर खोखला किया, मेरी रंगत हर दिन खराब होती गई। मेरी आत्मा धीरे धीरे टूट गई। वीडियो के अंत में मेरा शरीर इतना कमजोर था कि दवाओं के असर को सहन नहीं कर सका। मैं दर्द में तड़प रहा था। फिर भी लगातार लू रुआन का नाम पुकारता रहा। रुआ, बहुत दर्द हो रहा है। रुआ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। लू रुआ ने अनजाने में स्क्रीन पर उस छोटे से रूप को सहलाया। वह बुरी तरह चाहती थी कि उसकी पीड़ा उसे महसूस हो। वो अपने स्थान पर उसका दर्द सह सके। पश्चाताप और वेदना के आंसू उसके गालों से बह निकले। उसने खुद से नफरत की। मैंने इन असामान्यताओं को क्यों नहीं देखा जब वो मुझे खोजने आया था? उस समय वो केवल क्रोध में डूबी थी। मुझे नफरत कर रही थी। मुझे अपमानित और तंग कर रही थी। चाहती थी कि मैं उसके सामने झुक जाऊं, उसके कानों में पछतावे के शब्द कहूं। मेरे अंदर बाकी किसी भी प्रेम की झलक ढूंढना चाहती थी, लेकिन बार बार उसे निराशा ही मिली। वो मुझसे नफरत करती थी। नफरत करती थी कि मैं कितना क्रूर रहा। नफरत करती थी कि मैंने हमारे बीच के वर्षों के प्रेम को फेंक दिया। लेकिन अब लूरवान जान गई थी कि ऐसा इसलिए नहीं था कि मैं उसे प्यार नहीं करता, बल्कि मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। इसीलिए मैंने अपने दिल में छुपा प्रेम छिपाने के लिए कठोर और बेरहम शब्दों का इस्तेमाल किया। इसके बाद लूरवान ने उस कमरे को खोजा जहां मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट में रहता था।
एक छोटा सा कमरा, सिर इतना बड़ा कि उसमें एक बिस्तर आ सके, बिना खिड़की के संकरा और दम घोटू। और मैं यहाँ पिछले 30 साल से रह रहा था। वो उस छोटे बिस्तर पर खुद को मोड़कर बैठ गई, जैसे ऐसा करने से भी वह मेरी गर्मी, मेरे जलते हुए अव्यक्त प्रेम को महसूस कर सके। लिन बे, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। कुछ ही समय बाद उसने उस साल का दृश्य देखा जब उसने मुझसे अपने भाव व्यक्त किए थे। वे अभी अभी आउ तासा साल के थे और रूल्स के अनुसार 10 वर्षों से अधिक रहने के बाद अनाथालय में नहीं रह सकते थे। हमारा सामान बहुत ही छोटा था। मैं अपना सामान उठाए हर कुछ कदमों पर पीछे मुड़कर अनाथालय को देखता। मैं जन्म से ही अनाथालय में था। यह मेरा घर था। अब मुझे लगा जैसे मुझे फिर से त्याग दिया गया हो, और यह सहनीय था। तुम अभी भी मेरे पास हो। मैं तुम्हारा परिवार हूँ। मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम भविष्य में कोई बॉयफ्रेंड पाओगी, तो निश्चित रूप से तुम मुझे भूल जाओगी। मैंने देखा कि पिछली बार कैंपस हंकली ने तुमसे प्रेम का इजहार किया था। क्या मैंने उसे पहले ही मना नहीं कर दिया था? भले ही तुमने कैंपस हंकली को मना किया, भविष्य में और भी कैंपस हंक आएंगे। जल्दी या बाद में तुम उनमें से किसी एक को हाँ कह दोगी। उस समय मैं केवल 18 साल का था। प्रेम की उमंग की उम्र मेरे दिल में। मैं पहले ही लुवान से गहराई से प्यार करने लगा था। लेकिन अब तक लूरवान हमेशा मुझे पारिवारिक स्नेही के रूप में देखती रही थी। मैं नहीं जानता था कि लूरवान की मेरे लिए सच्ची भावनाएं क्या थी। मैं पूछने की हिम्मत नहीं करता था, और डर था कि कोई और मुझे वास्तव में भविष्य में मुझसे छीन ले। जब लूरवान ने मेरे शब्दों के पीछे का अर्थ समझा, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास एक तरीका है जिससे दो पक्षों को एक साथ समझा जा सकता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि भले ही मैं भविष्य में कोई बॉयफ्रेंड पाऊं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरे बॉयफ्रेंड बनो। चलो, हमारे पारिवारिक संबंध को एक कदम आगे बढ़ाते हैं, ताकि हम एक दिन आधिकारिक रूप से परिवार बन सके। ठीक है। उसकी बातों ने मुझे स्तब्ध कर दिया, और आखिरकार मैंने शर्म से सिर हिलाते हुए हामी भरी। बाद में जब उन्होंने एक दूसरे की भावनाओं को समझा, तो उन्होंने पाया कि वे लंबे समय से एक दूसरे को चुन चुके थे। लू ने यहाँ तक मजाक किया कि वह पहले डर गई थी, इसलिए उसने कॉलेज तक इंतजार करने की योजना बनाई। लेकिन अनप्रतीक्षित रूप से कोई उससे भी अधिक बेचैन था। यदि मैंने इजहार नहीं किया होता, तो शायद मैं रोने ही वाला था। हमारी पहली डेट यूनिवर्सिटी के कैंपस में स्वन लेक पर हुई। उस दिन क्रिसमस था। हम अभी अभी अपनी पार्ट टाइम नौकरियों से लौटे थे। लगभग आधी रात थी। मैं उसे गर्ल्स हॉस्टल तक छोड़ रहा था। जैसे ही हम स्वर्ण लेक से गुजर रहे थे, मैंने अपनी जेब से एक छोटा हाथ से बुना हुआ सेब निकाला और उसे दिया। लूरवान ने इसे मुस्कुराते हुए स्वीकार किया, लेकिन मैंने असंतोष में कहा, आज क्रिसमस है, क्या तुमने मेरे लिए तोहफा नहीं बनाया? लूरवान रोज व्यस्त रहती थी और सच में इन छुट्टियों के सरप्राइज पर ध्यान नहीं देती थी। लेकिन वो मुझे निराश नहीं करना चाहती थी। आधा घंटा मेरा इंतजार करो, मैं अभी वापस आ जाऊंगी, जरूरत नहीं। मुझे पहले से ही वह तोहफा मिल चुका है जो मैं चाहती थी। मैंने अपना सिर झुकाया और धीरे धीरे उसकी ओर झुका। लू रुवान को आज भी उस रात की पहल स्पष्ट रूप से याद है। तभी लू रुवान का फोन बजा, जिसने उसे उसके पुराने यादों से बाहर खींच लिया। सहायक की उत्साहित आवाज दूसरी तरफ थी। मिस लू, मुझे मिल गया। लिनबे की राख कहाँ दफन है? जैसे ही उसने मेरी मौत की खबर सुनी, लू ने तुरंत किसी को भेजा ताकि वह फ्यूनरल होम में मेरी राख का पता लगाए। लेकिन फ्यूनरल होम के लोग कहते हैं कि मृतक ने जीवन में गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। वे किसी को भी मेरी जानकारी नहीं देंगे। लू ने कुछ तरकीबें अपनाई और पता लगाया कि मैं जीवित रहते हुए प्रोविंस के लेवेंडर फील्ड में फूलों के बीच दफन के लिए अपॉइंटमेंट कर चुका था। लेकिन सही जगह पता नहीं थी। इसलिए उसने अपने सहायक को प्रोविंस भेजा ताकि मेरी राख का सही स्थान खोज सके, जबकि वह स्वयं मेरा बदला लेने के लिए पीछे रही। अब जब मेरी राख मिल गई, वो अंततः मेरे साथ लंबे समय तक रह सकती थी। लिनबे, मैं केवल इतना चाहती हूँ कि तुम अपने कदम धीमे कर दो। मेरा इंतजार करो मिसलू। मिसलू मिसलू, मिस्टर लिनबे मृत नहीं है। वे लेवेंडर गार्डन में है। क्या आधा घंटा बाद एक प्राइवेट जेट जिंक सिटी से उड़ान भरी। इसका लक्ष्य प्रोविंस था। मिस्टर लिनबे, आप बिना मुझे बुलाए बाहर क्यों आए? अगर आप गिर जाते तो मैं जाग गया और बाहर आकर फूलों की खुशबू महसूस करना चाहता था। मैं पिछले कुछ दिनों से इस जगह का आदी हो गया हूँ। इतनी आसानी से नहीं गिरूंगा। शुरुआत में ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टरों ने मुझे कार्डियक शॉक के कारण मृत घोषित कर दिया था। लेकिन जब फ्यूनरल होम के कर्मचारी मेरे शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले गए, तब मेरा दिल धीरे धीरे फिर से धड़कने लगा। इस मौत से बच जाने पर मुझे जरा भी खुशी नहीं हुई,
क्योंकि मुझे पता था कि मौत ही मेरा अंतिम अंजाम है। मुझे समझ नहीं आया कि ऊपर वाले ने मुझे यह कुछ अतिरिक्त दिन क्यों दिए हैं। मैंने सीधे फ्यूनरल होम के स्टाफ से कहा कि मुझे प्रोविंस ले चलो ताकि मैं यहाँ शांति से अपनी मौत का इंतजार कर सकूं। इतना कहकर ही मेरे पैर जवाब दे गए और मैं जमीन पर गिर पड़ा। लिंग यून ने तुरंत मुझे उठाया और पास की कुर्सी पर बैठाया। मिस्टर लिन, आप बहुत कमजोर हैं। आपको बैठ जाना चाहिए। मैं आपकी देखभाल अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। मैं एक अनाथ हूँ और जल्द ही ग्रेजुएट होने वाला हूँ। अब इस पैसे का आपके लिए कोई उपयोग नहीं रहेगा। अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है, तो क्या आप मुझसे एक अनुरोध कर सकते हैं? जब मैं आखिरी बार अपनी आंखें बंद कर लूं, तो क्या आप जिंक सिटी वापस जाकर यह पैसे अनाथालय को दान कर देंगे? मिस्टर लिन, निश्चिंत रहें। मैं आपकी इस दया को जरूर अनाथालय के बच्चों तक पहुंचाऊंगा। धन्यवाद। मिस्टर लिन, क्या आप मानते हैं कि इंसान मरने के बाद सच में स्वर्ग जाता है? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैंने हाल ही में एक बहुत दुखद ड्रामा देखा जिसमें अंत में हीरो मर जाता है और वो हीरोइन से वादा करता है कि वो मरने के बाद स्वर्ग में उसका इंतजार करेगा। जब मैं छोटा था, अनाथालय की मेट्रिन हमेशा कहती थी, अगर तुम जिंदगी में बुरे काम नहीं करते तो तुम्हारी आत्मा शुद्ध होती है और तुम मरने के बाद स्वर्ग जाते हो। तो आप जैसे अच्छे इंसान, मिस्टर लिन, जरूर स्वर्ग जाएंगे। मैंने सुना है कि स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ ना दुख होता है, ना दर्द, वहाँ सिर्फ हमेशा की खुशी होती है। लेकिन क्या लूरवान के बिना कोई दुनिया सच में खुशहाल हो सकती है? मुझे नहीं पता। मैं बचपन से ही अनाथालय में बढ़ा हुआ हूँ। वहाँ सभी बच्चों के बाल एक जैसे होते थे, सभी एक जैसे कपड़े पहनते थे, हर दिन का समय तय होता था, खाना भी तय होता था। जिंदगी एकदम बेजान और नीरस लगती थी। जब तक कि मैं 7 साल का नहीं हुआ, तब तक लूरुआ अनाथालय में आई। वह लाल रंग की ड्रेस पहने थी, उसके सुंदर घुंघराले बाल थी। वह हर तरह से सबसे अलग थी और उसने तुरंत मेरा ध्यान खींच लिया। उस रात मैंने लूरुआ को कंबल के नीचे छुपकर रोते हुए पाया। उसका कंबल उठाया और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? मुझे मम्मी पापा की याद आ रही है, लेकिन अब वो मुझे नहीं चाहते। मेरे दिमाग में सिर्फ वही बच्चे अनाथालय आते थे जिन्हें उनके माता पिता छोड़ देते थे। मेरी इस बात ने उसे और भी ज्यादा रुला दिया। आखिरकार मैंने अपनी लंबे समय से बचा कर रखी हुई एक दूध वाली टॉफी निकाली, उसे खोला और उसके मुंह में डाल दिया। तभी जाकर वो रोना बंद हुई। यही हमारी दोस्ती की पहली शुरुआत थी। बाद में मुझे पता चला कि लूरवान को उसके माता पिता की मौत के कारण अनाथालय भेजा गया था। वह हम जैसे बच्चों से अलग थी, जिन्हें जन्म के समय छोड़ दिया गया था। लेकिन मेरे लिए सब एक जैसा था, क्योंकि हम सबके पास माता पिता नहीं। लूरुआ मुझे बाहर की दुनिया के बारे में बहुत सारी बातें बताती थी जो मैंने कभी नहीं देखी थी। इसी वजह से मैं हमेशा उसके साथ रहना पसंद करता था और बाहर की दुनिया के लिए उत्सुक रहता था। अनाथालय में 11 साल तक हम एक दूसरे के लिए ही सब कुछ थे। हम ही एक दूसरे का परिवार थे। और 18 साल की उम्र में लू रुआन ने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया और हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गए। यूनिवर्सिटी के तीसरे साल में लू रुआन ने कोडिंग से अपना पहला बड़ा पैसा कमाया। उसने एक छोटा सा 3 कमरों का घर खरीदा और तब जाकर हमारे पास अपना घर था। उसी घर में लू और मैंने पहली बार एक दूसरे को पूरी तरह अपनाया। उसके बाद वो मेरे कंधे पर सिर रखकर बैठी रही और मुझे हमारे लिए एक वेडिंग ड्रेस डिजाइन करते हुए देखती रही। हमने फैसला किया कि ग्रेजुएशन के बाद हम शादी करेंगे। शादी के बाद हम 2 प्यारे बच्चों के साथ एक खुशहाल 4 लोगों का परिवार बनाते। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मिस्टर लिन, आप रो क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, बस तेज हवा आंखों में चली गई। हालांकि उस समय हल्की सी भी हवा नहीं चल रही थी। लेकिन लीगू ने मेरे झूठ को उजागर नहीं किया। उसे पता था कि मैं जितना बाहर से शांत और मजबूत दिख रहा हूँ, अंदर से उतना ही टूटा हुआ हूँ। आखिर कौन नहीं डरता, कौन नहीं घबराता जब मौत सामने खड़ी हो, खासकर तब जब उम्र इतनी कम हो। लीशिंगू भी यह सोचकर आ भरने लगा कि किस्मत कितनी नाइंसाफी करती है। इतना अच्छा और नेक इंसान, इतनी छोटी जिंदगी। मिस्टर लिन, मैं आपको कुछ खबरें पढ़कर सुनाऊं। ये उनकी रोज की आदत बन गई थी, क्योंकि अब मैं देख नहीं सकता था। लीशिंगो मेरे लिए कुछ मजेदार और दिलचस्प खबरें ढूंढता और मुझे पढ़कर सुनाता। एक कपल ने कल्पना की कि उन्होंने 15 लाख युआन जीत लिए और फिर उसी पैसे को बांटने के लिए आपस में लड़ने लगे। और यह देखिए, एक आदमी ने लाखों रुपए चुराए, लेकिन खुद के ही उससे भी ज्यादा पैसे चोरी हो गए और गुस्से में उसने खुद ही पुलिस में शिकायत कर दी। दुनिया सच में कितनी अजीब और मजेदार जगह है। लेकिन कई खबरें सुनने के बाद भी मैं सिर्फ हल्की सी मुस्कान दे पाया।
वो भी बस औपचारिक दिल से नहीं। लीगू समझ गया कि आज मेरा मूड कुछ अलग है। भाईन, आज आपको क्या हुआ है? क्या कहीं तबीयत खराब है? नहीं, बस कल रात नींद नहीं आई। असल में नींद नहीं आई, मैं पूरी रात एक पल भी नहीं सोया, क्योंकि आज लूरवान और गु यानचिन की शादी थी। आज जिस लड़की से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, वो किसी और की दुल्हन बन रही थी। शिंगू, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? जिंग सिटी में लूरवान और गुयानचिन की शादी का लाइव स्ट्रीम ढूंढ दो। भाईन, आप उनकी शादी का लाइव क्यों देखना चाहते हैं? जब मैं जिंग सिटी में था, मैंने सुना था कि उनकी शादी बहुत बड़ी होने वाली है। सिर्फ सजावट पर ही करोड़ों खर्च हुए हैं। तो मैं सुनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि उनकी शादी कितनी शानदार है। शायद इससे मेरी भी शादी देखने की ख्वाहिश पूरी हो जाए। लिंगू ने एक मशहूर इंटरनेट स्ट्रीमर का लाइव खोला ताकि मैं साफ साफ सुन सकूं। उसने आवाज पूरी तेज कर दी। वेलकम दोस्तों, आज मैं आपको लाइव दिखाने जा रही हूँ जिंग सिटी की टेक क्वीन लू और गू परिवार की यंग मास्टर गू यानचिन की शादी। सुना है कि लूरवान को लैवेंडर बहुत पसंद है, इसलिए पूरी शादी का थीम हल्का बैंगनी रखा गया है। यहाँ तक कि हॉल के झूमर भी बैंगनी क्रिस्टल से बने हैं। स्ट्रीमर लगातार शादी की हर चीज का वर्णन करती रही, हवाई जहाज से मंगाए गए फूलों से लेकर रेशमी लाल कालीन तक। मैं हर बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। मेरे दिमाग में शादी का पूरा दृश्य साफ दिखाई देने लगा। 1 घंटे बाद दूल्हा बने गो यानचिन शादी के हॉल के प्रवेश द्वार पर दिखाई दिए। लो, आ गए आ गए। दूल्हा दुल्हन स्टेज पर आने वाले हैं। लेकिन तभी अजीब है, यहाँ सिर्फ दूल्हा क्यों है? दुल्हन कहाँ है? और सुना था कि दोनों की ड्रेस भी लैवेंडर थीम की होगी, जो खुद लूरवान ने डिजाइन की थी। तो फिर गुयानचिन ने साधारण सूट क्यों पहना है? सम्मानित मेहमानों और दूर दूर से आए सभी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। शादी शुरू होने से पहले मुझे एक घोषणा करनी है। आज की शादी रद्द की जाती है। पूरा हॉल सनरिया, दुल्हन गायब और अकेला दूल्हा शादी रद्द होने का ऐलान कर रहा था। जरूर इसके पीछे कोई बड़ा राज था। क्या दुल्हन भाग गई? ये फैसला मैं और लूरवान दोनों ने मिलकर लिया है। हम दोनों के लिए शादी एक बहुत पवित्र रिश्ता है। लेकिन शादी से एक रात पहले हमें एहसास हुआ कि हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है। शादी में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इसलिए एक ही बिस्तर पर अलग अलग सपने देखने से बेहतर है हम इस गलती को यही रोक दें। अगर यह आप दोनों का फैसला था, तो लूरवान यहाँ क्यों नहीं है? वो आपको अकेला छोड़कर क्यों चली गई? दरअसल कल जब लुवान प्लेन में बैठी तो उसने गुयानचिन को फोन किया। उसने कहा वो प्रोवांस जा रही है मुझे ढूंढने। शादी रद्द होने की घोषणा वो खुद अपने अकाउंट से करवा देगी, ताकि सारी जिम्मेदारी उसी पर आए और गु या चंचिन पर कोई असर ना पड़े। लेकिन गु यानचिन ने मना कर दिया। उसने कहा वह बिना चिंता किए मुझे ढूंढने जाए। शादी की सारी जिम्मेदारी वह खुद संभाल लेगा। गुयानचन अपने प्यार के लिए आखिरी बार खड़ा रहना चाहता था, इसलिए उसने अभी भी अपना शादी वाला सूट पहना हुआ था। इस जिंदगी में वो खुद को यह दिलासा दे रहा था कि उसने लू से शादी कर ली। लिनबे, लू के लिए तुम्हारा प्यार मैं उससे मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मैं भी अपने प्यार को तुमसे कम नहीं होने दूंगा। मुझे लगता है यह मिस्टर अभी भी लुआन से बहुत प्यारते हैं। मेरे हिसाब से जरूर लू का मन बदल गया होगा। कितनी घटिया औरत है भाईन, आपको नहीं लगता? लेकिन उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, लुवान और गुयानचिन की शादी क्यों रद्द हुई? क्या लुरवान को कुछ पता चल गया है? भाईलिन, क्या हुआ? आप मेरी बात सुन रहे हैं? हो, तुमने क्या कहा? मैं कह रहा था शादी कैंसिल हो गई। जरूर लुरवान का मन बदल गया। अचानक लीगू चीख पड़ा। मैं घबरा गया और तुरंत उसे टटोलने लगा। क्या हुआ लीगू? वो सामने खड़ी उस लड़की को देख रहा था। थकी हुई, बिखरी हुई, वो एकदम सन्न रह गया। जिस दुल्हन ने अपनी शादी से गायब होकर सबको चौंका दिया था, वो अचानक उसके सामने खड़ी थी। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही उसने मुझे सीधे गले लगा लिया। लिंगू की आंखें और भी चौड़ी हो गई। अचानक किसी ने मुझे गले लगाया। मैंने सोचा यह लीशिंगू है, लेकिन अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कुछ गलत है। इस इंसान की लंबाई और शरीर लिंगू से बिल्कुल अलग था। तुम कौन हो? मुझे छोड़ो, क्योंकि मैं देख नहीं सकता था। मेरे अंदर हमेशा डर बना रहता था। मैं खुद को छुड़ाने ही वाला था, तभी मेरी गर्दन पर कुछ गर्म और गीला गिरा। वो रो रही थी। मेरे दिमाग में तुरंत एक ही चेहरा आया, लूरवान लिनबे मैं हूँ। मैं घबरा गया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आया, उससे सब पता चल गया है। नहीं, मैं उसे सच कभी नहीं जानने दे सकता। लिनबे, तुम कब तक मुझे दूर धकेलते रहोगे? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम्हें जिंग सिटी में अपनी शादी में होना चाहिए था। तुम यहाँ क्यों आई हो? लिनबे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरा प्यार कभी एक दिन के लिए भी कम नहीं हुआ। प्लीज अब मुझे दूर मत करो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं मर रहा हूँ लूरवान। मैं ज्यादा समय तक तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे मरते हुए देखो, और मैं यह भी नहीं चाहता कि मेरी मौत के बाद तुम पूरी जिंदगी पछतावे और यादों में जियो। लिनबे, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। इतना कहकर वो मुझे बाहर ले गई। आते वक्त ही उसने सबसे बड़े डॉक्टरों से संपर्क कर लिया था। वो मेरी जान मौत के मुंह से छीन लेना चाहती थी। मिस्टर लिन के शरीर के सारे अंग लगभग भेल हो चुके हैं। लंबे समय तक अज्ञात दवाओं के इस्तेमाल से उनकी हालत और खराब हो गई है। अब तक जिंदा रहना ही एक चमत्कार है। आप लोग कहते हैं आपके पास सबसे एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी है। इन्हें बचा लीजिए। पैसे की कोई कमी नहीं है। माफ कीजिए, अब हम कुछ नहीं कर सकते। उनका शरीर अब वापस नहीं आ सकता। तुम बेकार बातें कर रहे हैं। यह आपकी नाकामी है। लिनबे, मैं यहाँ हूँ मेरे प्यार। मुझे वापस ले चलो। मैं अपने शरीर को अच्छी तरह जानता हूँ। डॉक्टर को और मुश्किल में मत डालो। नहीं, तुम्हारा शरीर बिल्कुल ठीक है। चलो, हम दूसरे अस्पताल चलते हैं। लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला। मेरे शरीर की सारी सीमाएं खत्म हो चुकी थी। मैं कभी भी मर सकता था। आखिरकार मेरे जोर देने पर लूरवान मुझे वापस लेवेंडर के खेत के पास बने लकड़ी के घर में ले आई। रास्ते भर वो बहुत घबराई हुई थी। उसने मुझे कसकर पकड़ा हुआ था, मानो एक पल भी छोड़ा तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। डरो मत। लिनबे, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? मैं खुद मर जाती, लेकिन तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। अगर 3 साल पहले हमारी जगह बदल जाती तो तुम क्या करते? लुवान चुप हो गई। कुछ देर सोचने के बाद उसे जवाब मिल गया। वो भी वही करती, क्योंकि हम एक दूसरे से अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे। अगर मैं मर भी जाऊं तो तुम्हें अच्छी तरह जीना होगा। मैं तुम्हें 30 साल तक मुझे याद करने की इजाजत देता हूँ, लेकिन उसके बाद तुम्हें गु यानचिन से शादी करनी होगी। अपना परिवार बनाना होगा। लिनबे, तुम्हें पता है तुम कितनी क्रूर बातें कर रहे हो। तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हें मरते हुए देखूं और फिर किसी और से शादी कर लूं। यह मेरी आखिरी इच्छा है। तुम्हें मानना होगा। लिनबे, इसके अलावा मैं कुछ भी मान लूंगी। हमने वादा किया था कि हम जिंदगी भर साथ रहेंगे। अब जब तुमने मेरे लिए इतना सहा, तो मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? चाहे स्वर्ग हो या नर्क, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? मुझे कोई भी बेवकूफ कह सकता है, लेकिन तुम नहीं, क्योंकि तुम मुझसे 1000 गुना ज्यादा बेवकूफ हो। अगर तुम जानती हो कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तो तुम्हें मेरी उम्मीदों को जिंदा रखना चाहिए। मेरी आंखों के साथ इस दुनिया को देखना। लेकिन मेरी हर बात के बावजूद लुआन ने मानने से इनकार कर दिया। जब हम लकड़ी के घर पहुंचे, वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे उतारना चाहती थी, लेकिन मैंने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया। वो नाराज नहीं हुई। उसकी नजरों में मेरा यह गुस्सा पुराने वाले में जैसा था। वो धीरे धीरे मुझे संभालते हुए घर के अंदर ले गई। मैं बिस्तर पर बैठ गया और तुरंत अपने घुटनों को पकड़कर सिकुड़ गया। लीगू, यहाँ तो सिर्फ एक ही कमरा है। क्या उसने मेरे लिए होटल का इंतजाम नहीं किया? लीगू पानी लेने गया ताकि मैं मुंह धुलवा सकूं, लेकिन मैंने सहयोग नहीं किया और पानी का बर्तन तक लात मारकर गिरा दिया। लुवान ने चुपचाप सब साफ किया, फिर से पानी लाई और मुझे साफ करने लगी। जब वह मेरे हाथ पोंछ रही थी, तभी उसने मेरी हथेली पर पड़े छोटे छोटे निशान देखे। उसने जो जो दर्द मुझे पहले दिया था, वह सब उसकी आंखों के सामने फिर से आ गया। वह मेरे सामने एक घुटने पर बैठ गई, अपना सिर झुका लिया और धीरे से मेरी हथेली को चूम लिया। यह समर्पण भी था और पछतावा भी। मेरे प्यार, तुम अब इतना रोते क्यों हो? मैं कभी भी तुम्हारी तरह मजबूत नहीं था। क्या तुम्हें याद है, जब हम पहली बार मिले थे, तब भी मैं रो रहा था। मेरे प्यार, किस्मत ने हमारे साथ बहुत नाइंसाफी की है। मैंने एक बार उससे जीतकर तुम्हें बचा लिया। प्लीज इस बार मुझे हारने मत देना, ठीक है? यह पहली बार था जब मैंने किस्मत की नाइंसाफी से नफरत की। लुरुआ मान गई क्योंकि वह चाहती थी कि मैं जीतूं। हम दोनों 30 साल बाद पहली बार एक दूसरे को गले लगाकर सोए। मैं गहरी नींद में सो गया, लेकिन लुरुआन सोने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो बार बार उठकर मुझे देखती कि कहीं मैं गायब ना हो जाऊं। सुबह जैसे ही मैं जागा, मुझे अपने माथे पर एक हल्का सा चुंबन महसूस हुआ। मेरे होठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। यह वही पल था जिसकी मैंने हमेशा ख्वाहिश की थी। हर सुबह अपने प्यार की बाहों में जागना, चाहे कल दुनिया खत्म ही क्यों ना हो जाए। अब मुझे उससे डर नहीं था। तभी मैंने लूरवान को कहते सुना, लिनबे, चलो शादी करते हैं। तुम अभी भी मुझ पर एक शादी का कर्ज रखते हो, लेकिन कोई लेकिन नहीं, बस हाँ कह दो। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मैं तैयार हूँ। अब मेरी जिंदगी में ज्यादा समय नहीं बचा था। मैं अब एक भी पल बर्बाद नहीं करना चाहता था। सुबह उठने के बाद लूरवान ने खुद मेरे लिए नाश्ता बनाया।
खाने के बाद हम दोनों ने वहीं जाकर शादी रजिस्टर करवाई। हमारी शादी बहुत साधारण थी। बैंगनी लैवेंडर के अनंत खेतों के बीच दूल्हे मिस्टर लिनबे, क्या आप मिस लुआन को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? बीमारी और सेहत में अमीर या गरीब होने पर भी जीवन भर वफादार रहने का वादा करते हैं? मैं करता हूँ। दुल्हन मिस लुआन, क्या आप मिस्टर लिनबे को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं? बीमारी और सेहत में अमीर या गरीब होने पर भी जीवन भर वफादार रहने का वादा करती है? मैं करती हूँ। अब दूल्हा दुल्हन को चूम सकता है। हमारी पहली किस की तरह मैं धीरे धीरे उसके करीब गया। दिल में घबराहट भी थी और खुशी भी। हल्की हवा चली, फूलों की खुशबू चारों तरफ फैल गई, मानो प्रकृति खुद हमें आशीर्वाद दे रही हो। शादी के बाद मेरी तबीयत हर दिन और बिगड़ने लगी। मैं अक्सर पूरे पूरे दिन सोया रहता और हर बार लूरवान मेरे पास बिना हिले बैठी रहती, जैसे कोई मूर्ति हो। जब मैं आंखें खोलता तभी वो फिर से जिंदा होती। जब मैं जागता तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद था लुआन के साथ लैवेंडर के खेत में जाना। मैं अपना पूरा शरीर उसके कंधे पर टिका देता, फूलों की खुशबू महसूस करता और प्रकृति की सांसों को सुनता। मेरे प्यार, मुझे बहुत नींद आ रही है। अगर नींद आ रही है तो सो जाओ। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। शायद मरने से पहले इंसान को आभास हो जाता है। मुझे पता था अगर इस बार मैंने आंखें बंद की तो फिर कभी नहीं खोलूंगा। मैंने हाथ उठाकर धीरे से लुरुआन के चेहरे को छुआ, ताकि उसकी छवि हमेशा के लिए अपने दिल में बसा सकूं। मेरे प्यार, मैंने सुना है अच्छे लोग मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं। वहाँ ना दुख होता है ना दर्द, सिर्फ हमेशा की खुशी होती है। क्या मैं स्वर्ग जा पाऊंगा? तुम जरूर जाओगे लिनबे, तुम वहाँ खुश रहोगे। इस बार मैं पहले स्वर्ग जाऊंगा और तुम्हारा इंतजार करूंगा। 100 साल बाद तुम मुझे ढूंढने आना। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। मेरे चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। अब हमारा प्यार स्वर्ग में भी जारी रहेगा। मेरी उंगलियां धीरे धीरे उसके चेहरे से फिसल गई। इस बार मैं फिर कभी नहीं जागा। लिनबे, माफ करना, मैं तुम्हारा वादा नहीं निभा पाऊंगी। मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ। तुमने एक बार मुझसे झूठ बोला था, अब मैं भी तुमसे एक बार झूठ बोल रही हूँ। तभी एक हल्की हवा चली और लूरुआन और मेरा शरीर लेवेंडर के खेत में एक साथ गिर गया। हम दोनों के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। अब हम हमेशा के लिए साथ थे। जब असिस्टेंट और लीगू वहां पहुंचे तब तक हमारे शरीर ठंडे हो चुके थे। उन्होंने हमारी अंतिम क्रिया की और हमारी इच्छा के अनुसार हमारी राख लेवेंडर के खेतों में बिखेर दी। असिस्टेंट शू, क्या आपको लगता है भाईलिन और सीयोलू अगले जन्म में साथ होंगे? जरूर होंगे। मौत भी उन्हें अलग नहीं कर सकी।